हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा जनजाति के ऊपर वीडियो सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम भुंजिया जनजाति को कवर करेंगे, जो कि भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। और इससे आजकल पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो इनके जो पहनावे के ऊपर क्वेश्चन हो या इनके रसोई घर के ऊपर क्वेश्चन हो। तो आजकल पेपर में इस जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ नई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको फिर से मैं बता दूं कि हमारा सीजीपीएससी नॉलेज नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है। अगर आप जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उस टेलीग्राम चैनल में आपको वीडियो जैसे ही डलेगा शाम को आपको जो है यहाँ पर जो भी बोर्ड में लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट वहां पर डाला जाएगा, तो आप उससे जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा वहां पर क्विज भी चल रहा है तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं भुंजिया जनजाति के बारे में। तो अगर हम भुंजिया जनजाति के निवास स्थल की बात करें तो मुख्य रूप से भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में निवासरत है। पहला है गरियाबंद, दूसरा है धमतरी और तीसरा है महासमुंद। तो ये 3 जिलों में मुख्य रूप से भुंजिया जनजाति रहती है और उसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या इसकी कौन से जिले में है? गरियाबंद जिले में। तो 3 जिलों में इनका निवास है, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद, और सर्वाधिक जनसंख्या इनकी गरियाबंद जिले में निवासरत है। अगर हम बात करें इनकी जनगणना की तो 2011 जनगणना के हिसाब से जो भुंजिया जनजाति की जनसंख्या वो है 10,603, 10,603 इनकी जनसंख्या है। अगर हम इनके लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो इनका सेक्स रेशियो है 1029, जिससे स्पष्ट होता है कि भुंजिया जनजाति में महिलाओं की संख्या ज्यादा है अपेक्षा पुरुष के। यानी 1029 महिलाओं में 1000 पुरुष, आप ये बोल सकते हैं। इनकी साक्षरता की बात करें तो भुंजिया जनजाति की साक्षरता है 50.93%, यानी इनका लिटरेसी रेट है 50.93%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर है 64.19%, यानी 64% पुरुष साक्षर है, और 38.04% यानी 38% महिलाएं साक्षर है। क्लियर है? तो भुंजिया शब्द जो है मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति के पीछे ये माना जाता है कि एक बार जो है शंकर भगवान और पार्वती माता जब इस क्षेत्र की यात्रा में आए थे, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में गरियाबंद वाले क्षेत्र में, तो वहां पर जो है जो पार्वती माता है वो अपनी जब शंकर भगवान जो है अपने तप में बैठते हैं, वो अपना ध्यान लगाते हैं, तो जो पार्वती माता रहती है वो मिट्टी से जो है 2 पुतले का निर्माण करती है। तो और वो उसके पुतले का निर्माण करने के बाद वो स्नान करने चले जाती है। तो अचानक शंकर भगवान के द्वारा जो है इस जहां पर वो मिट्टी के पुतले बनाए जाते हैं जिस घर में, उस घर में आग लग जाती है, जिससे पुतले ध्वस्त हो जाते हैं। और जब पार्वती माता वापस आती है तो वो देखती है कि उनके द्वारा बनाए गए पुतले ध्वस्त हो गए हैं, यानी जल चुके हैं। तो इसके बाद वो शंकर भगवान से रिक्वेस्ट करती है कि जिस तरीके से मैंने पुतले बनाए थे उस तरीके से उस मानव को जन्म दिया जाए। तो जो 2 पुतले बनाए थे, एक मेल और एक फीमेल, तो शंकर भगवान अपनी शक्ति से जो है उनको जीवित कर देते हैं, यानी पुतले को अब मानव रूप देकर जीवित कर देते हैं। तो भुंजिया का अर्थ, यानी क्योंकि वो पुतले जल गए थे, मिट्टी के जो पुतले बनाए गए तो जल चुके थे, इसी के लिए वो भुंज चुके थे, तो वही वर्ड से यहाँ पर भुंजिया जनजाति बना, ऐसा किंवदंती इसमें प्रचलित है। क्लियर है? तो ऐसी एक कथा है कि भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति के पीछे, यानी वो आग से भुंज चुके थे इसलिए भुंजिया कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इनके परिधान देखते हैं, यानी किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं। तो जो भुंजिया जनजाति की विवाहित स्त्रियां होती है वो सफेद साड़ी पहनती है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, भुंजिया जनजाति की विवाहित स्त्रियां जो है वो सफेद साड़ी पहनती है, जबकि जो पुरुष रहते हैं वो सफेद धोती पहनते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विवाहित स्त्रियां होती है भुंजिया जनजाति में वो सफेद साड़ी पहनती है, और जो पुरुष होते हैं वो सफेद धोती पहनते हैं। अगर हम इनकी सामाजिक संरचना की बात करें तो भुंजिया जनजाति की 2 उपजाति है। पहली उपजाति है चौखुटिया और दूसरी है चिंदा। यानी भुंजिया जनजाति की 2 उपजाति आती है, चौखुटिया और चिंदा। तो जो चौखुटिया उपजाति है वो चिंदा उपजाति की अपेक्षा अधिक शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ मानी जाती है। यानी अगर सामाजिक स्तर में देखें तो चौखुटिया जनजाति या चौखुटिया जो उपजाति भुंजिया की वो चिंदा उपजाति की अपेक्षा ऊंचे स्तर में मानी जाती है।
और जो भुंजिया जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी परिवार जो है वो पितृवंशी होता है, यानी पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर हम बात करें इनका जो है लाल बंगला, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। इनमें एक व्यवस्था पाई जाती है जिसे लाल बंगला कहते हैं। लाल बंगला मुख्य रूप से रसोई घर को कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से कौन सी उपजाति में, चौकुटिया उपजाति जो है भुंजिया जनजाति की, चौकुटिया उपजाति में रसोई घर को कहा जाता है लाल बंगला। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, तो भुंजिया जनजाति। अगर भुंजिया जनजाति के अंतर्गत उपजाति भी पूछे तो वो है चौकुटिया। तो चौकुटिया उपजाति जो है भुंजिया जनजाति की, उसके रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। और सामान्य तौर पर जो है रसोई घर को ये रंगनी घर या रंगनी कुरिया कहते हैं। यानी अगर आप बोले रंगनी घर या रंगनी कुरिया, तो ये जो है मुख्य रूप से चिंदा जो है यहाँ की उपजाति, वो रसोई घर को रंगनी घर या रंगनी कुरिया कहते हैं। जबकि जो भुंजिया जनजाति की चौकुटिया उपजाति है वो रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो अगर आपको केवल जनजाति पूछा जाए कि किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, तो आंसर है भुंजिया। उस समय आपको उपजाति नहीं देखना है। अगर यहाँ पर बात करें तो जो लाल बंगला होता है या रसोई घर, वो मुख्य आवास के समीप बनाया जाता है। यानी उनके घर के समीप ही जो है मुख्य आवास के समीप लाल बंगला का निर्माण किया जाता है। प्रायः विवाह के बाद दंपत्ति को अपना लाल बंगला बनाना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए घर के पास एक लाल बंगला है उनका, और उस घर के पुत्र का विवाह हो रहा है, तो जैसे ही विवाह होगा तो वहां पर एक नया लाल बंगला का निर्माण किया जाएगा, जहां पर जो है ये दंपत्ति अपना भरण पोषण, खाना बनाने काम ये सब करेगी। यानी इनमें विवाह के उपरांत एक नया लाल घर बनता है या लाल बंगला बनता है। ठीक है, तो प्रायः विवाह बाद दंपत्ति को अपना लाल बंगला बनाना अनिवार्य होता है। दूसरी चीज, लाल बंगला बनाने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, लकड़ी की आवश्यकता होती है, ये काम करेंगे पुरुष। यानी पुरुष वन में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, वहां से लकड़ी इकट्ठा करेंगे, मिट्टी लाएंगे, उसको घोलेंगे और लाल बंगले का निर्माण करने का काम पुरुष करेंगे। यहाँ पे महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। यानी लाल बंगले के लिए लकड़ी को इकट्ठा करना या मिट्टी को लेपना या मिट्टी को लाना, ये काम महिलाएं नहीं करेंगी। ठीक है, महिलाओं का काम क्या रहेगा? महिलाओं का काम रहेगा केवल फर्श को लिपना। यानी जो लाल बंगले का फर्श रहेगा उसको लिपने का काम करेंगी महिलाएं, और वो भी लिपने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लाल बंगले का जो फर्श रहेगा उसको गाय के गोबर से ही लिपा जाएगा, और गाय के गोबर से लिपना जो है वो काम करेगी महिलाएं, वो पुरुष नहीं कर सकते। यानी लाल बंगला निर्माण के लिए लकड़ी और मिट्टी लाने का काम केवल पुरुष कर सकते, महिलाएं नहीं। और लाल बंगले के फर्श को लिपने का काम गाय के गोबर से केवल महिलाएं कर सकती है, पुरुष नहीं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके पश्चात मान लीजिए किसी पुत्री का विवाह कर रहा है कोई व्यक्ति। अब पुत्री का विवाह के बाद पुत्री जो है दूसरे गोत्र में विवाह हो जाता है, क्योंकि इसमें समगोत्री विवाह नहीं होता। तो इसमें पुत्री का विवाह किसी अन्य गोत्र में होता है। तो अब पुत्री का विवाह जब हो जाता है तो वो दूसरे गोत्र की हो जाती है। तो दूसरे गोत्र के होने के कारण जो है वो पुत्री अब वापस जब पिता के घर में आएगी तो उस लाल बंगले में प्रवेश नहीं कर सकती। यानी इन लोग में अगर कोई व्यक्ति दूसरे गोत्र का हो जाता है तो वो दूसरे गोत्र होने के पश्चात जो है वो उस जो दूसरे गोत्र के लाल बंगले में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी अगर पुत्री का विवाह हो रहा है तो वो दूसरे गोत्र में जा रही, तो वापस जब अपने पिता के घर आएगी तो वो क्योंकि उसका गोत्र दूसरा हो गया तो वो उस पिता के घर के लाल बंगले में प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको याद रखना है विवाह के पश्चात पुत्री पिता के घर के लाल बंगले में प्रवेश नहीं कर सकती, यानी रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरे गोत्र का व्यक्ति किसी अन्य गोत्र के लाल बंगले में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस लाल बंगले को तोड़ना पड़ता है और उस लाल बंगले को तोड़कर नया लाल बंगला निर्मित किया जाता है। तो ये भुंजिया जनजाति की परंपरा है कि दूसरे गोत्र का व्यक्ति जो है वो लाल बंगले में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाल बंगले को तोड़कर नया लाल बंगला बनाना पड़ता है। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं जीवन संस्कार। तो भुंजिया जनजाति में शिशु जन्म के 7 से 8 दिन तक प्रसूता को कसा पानी या हिरवा पानी नाम का पेय पदार्थ पिलाया जाता है, क्योंकि जब शिशु का जन्म होता है तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, रक्त का जो है हानि होती है।
तो उसमें वापस सब जो स्त्री है उसके शरीर में ब्लड को बनाने के लिए जो है, यानी जो ब्लड का लॉस हुआ उसको ब्लड को वापस उसके शरीर में बनाने के लिए क्या किया जाता है, 7 से 8 दिन तक जो प्रसूता स्त्री रहती है उसको जो है कसा पानी या हिरवा पानी बोलते हैं वो पेय पदार्थ पिलाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से कुल्थी का बना होता है। ठीक है, जिससे उसका जो ब्लड लॉस हुआ है उसको वापस गेन करवाया जाता है। 7 दिन तक शिशु को पुरुष वर्ग नहीं छू सकता, यानी शिशु का जब जन्म होता है तो 7 दिन तक जो पुरुष वर्ग रहता है उस शिशु को जाकर नहीं छू सकता। अगला पॉइंट, 7वें दिन प्रसूता महिला की शुद्धि होती है, यानी ऐसा माना जाता है कि जब स्त्री जो है शिशु को जन्म देती है तो वो अशुद्ध हो जाती है। तो जो 7वां दिन आता है, यानी शिशु जन्म के बाद का जो 7वां दिन होता है उसमें जो प्रसूता स्त्री है उसका शुद्धिकरण का काम होता है। इसके लिए क्या होता है, वो प्रसूता स्त्री जो रहती है अपनी माता या समगोत्री महिलाओं के साथ, यानी समान गोत्र वाली महिलाओं के साथ तालाब जाती है या नदी जो भी आसपास हो वहां जाती है, और वहां पर मुख्य रूप से अपने सर में जो है एक मिट्टी की हांडी को लेके जाती है। ठीक है, मिट्टी की हांडी को, और जो उसके साथ महिलाएं जाती है वह साथ में चूल्हा को लेकर जाती है। अब वो वहां पर उस तालाब या नदी से पानी निकाला जाता है और जो मिट्टी की हांडी रहती है उसको उस चूल्हे में गर्म किया जाता है उस पानी को, और उस पानी से ही जो महिला जो रहती है प्रसूता महिला उसको नहलाया जाता है। अब नहलाने के बाद जो प्रसूता महिला रहती है वो अपने सर में उस जो हांडी लेके अपने साथ गई रहती है उसको लेकर वो चूल्हे के 7 चक्कर लगाती है और 7वें चक्कर में उस हांडी को नीचे पटक देती है, जिससे जो मुख्य रूप से जो रहती है इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इंटोला करना। ठीक है, तो ये यानी महिलाओं की जो प्रसूता महिला की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसी को बोला जाता है इंटोला करना। और जब वो हांडी टूट जाती है, यानी जब पटक नहला के वो हांडी तोड़ दी जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि अशुद्धि वहीं पर छूट गई है, यानी इस तरीके से महिला शुद्ध हो जाती है, ऐसा इनमें मानना है। ठीक है, इसके बाद इसी दिन जो है शिशु का मुंडन किया जाता है, और मुंडन करने के बाद शिशु के कमर में जो है यहाँ पर एक काला धागा बांधा जाता है जिसे चाम बंदी कहा जाता है। यानी 7वें दिन जो है शिशु का मुंडन होता है और मुंडन के पश्चात उसके कमर में जो है काला धागा बांधा जाता है जिसे चाम बंदी कहते हैं, और यहाँ पर जो है इसी दिन शिशु का नामकरण भी किया जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो भुंजिया जनजाति में जो कुंवारी कन्या रहती है उसका जो है कांड विवाह भी कराया जाता है। कांड विवाह क्या है, जिसमें कांड का अर्थ यहाँ पर बाण से है, यानी तीर से। तो भुंजिया जनजाति में बाण विवाह या कांड विवाह जो है वो होता है। ये क्या होता है, देखिए जो कुंवारी कन्याएं रहती हैं उनका जब पहली बार मासिक धर्म आता है, उस मासिक धर्म के पहले जो है भुंजिया जनजाति में उस कन्या का जो है कांड विवाह यानी तीर से विवाह करवाना अनिवार्य होता है। मान लीजिए अगर महिला का जो है यानी कन्या का अगर मासिक धर्म आ गया है और उसका कांड विवाह नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस कन्या का जो है सामान्य विवाह यानी हल्दी विवाह नहीं हो सकता। यानी ये भुंजिया जनजाति में अनिवार्य होता है कि जो कन्या रहती है उसका जब पहली बार मासिक धर्म आता है, उस मासिक धर्म आने के पहले उस कन्या का जो है कांड विवाह करा दिया जाता है। अगर कांड विवाह यानी तीर से विवाह करवा दिया जाता है, अगर तीर विवाह या कांड विवाह उस कन्या का नहीं हुआ है और मासिक धर्म उस कन्या को आ गया है, तब तो उस कन्या का जो है सामान्य विवाह नहीं हो सकता, यानी हल्दी विवाह नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में उस कन्या का चूड़ी विवाह करवाया जाता है। विवाह वाले सेक्शन में इसको हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि भुंजिया जनजाति की कन्याओं का भी कांड विवाह या बाण विवाह होता है। कब होता है? उनके पहला मासिक धर्म आने के पहले। क्लियर है? अगला देखते हैं, जो भुंजिया जनजाति है उसमें जो है मामा की लड़की को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो पुरुष रहता है उसका विवाह उसके मामा की लड़की से होना होता है, सबसे पहली प्राथमिकता उसको दी जाती है। अगर उनकी लड़की नहीं है या उनकी लड़की का विवाह हो चुका है तो ऐसी स्थिति में फिर अन्य में देखते हैं, नहीं तो सबसे पहली प्राथमिकता मामा की लड़की को होती है। ऐसे विवाह को दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। बाकी अन्य प्रकार के विवाह जो हम पढ़ते हैं वो भी इनमें होते हैं। अगला पॉइंट है कि इनमें भी मृत्यु होने पर जो शव रहता है उसको दफनाया जाता है नॉर्थ साउथ तरफ, यानी उत्तर में सर और दक्षिण में पैर करके। तो भुंजिया जनजाति में शव को दफनाने की प्रक्रिया है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इनका प्रमुख कार्य स्थायी कृषि करना, इसके अलावा वनोपज का संग्रहण भी करते हैं, यानी कृषि और वनोपज संग्रहण के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाते हैं।
अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो इनके प्रमुख देवता हैं इष्ट देव। इष्ट देव किसको बोलते हैं? ये किसी प्रकृति से संबंधित चीज को अपना इष्ट देव बनाते हैं। कभी नदी हो जाते हैं, कभी पहाड़ हो जाता है, कभी कुछ पक्षी के नाम पर अपना देवता मानते हैं, तो उसको इष्ट देव मानते हैं, तो ये उसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा ठाकुर देव, काल्हा देव और शीतला माता की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इष्ट देव प्रकृति से संबंधित ठाकुर देव, काल्हा, याद रखिए कान्हा नहीं है, काल्हा है, का ल है आधा, काल्हा देव और शीतला माता। इसके अलावा इनमें कुछ त्योहार प्रचलित है, जैसे नवाखाई। ये नवाखाई जो है ये भाद्र महीने में बनाते हैं। जब इनकी नई फसल आती है तो उसको इष्ट देव को समर्पित करते हैं। ठीक है, यानी जो भी इष्ट देव मान रही है उनको ये समर्पित करते हैं। और इस दिन क्या होता है, जो कुंवारी कन्या या छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी दिन ये नवाखाई बनाते रहते हैं उस समय जो कुंवारी कन्या या जो छोटे बच्चे रहते हैं वो चावल को पीसकर जो उसका लेप तैयार होता है, यानी जो आटा बनता है उससे लेप तैयार करते हैं और अपने हाथ के पंजे उसमें लगाकर जो है लाल बंगले की दीवार पर अपना छाप बनाते हैं। तो याद रखना, कुंवारी कन्या और छोटे बच्चे चावल आटे के लेप में अपना पंजा जो है उसमें लेपते हैं, अपने हाथ में लगाते हैं उस आटे को, और उसको जो है गिल्ला करके जो है किसमें लगा देते हैं, लाल बंगले की दीवार पर लगाते हैं। तो जिससे बाकी जो लोग हैं उनको पता चलता है कि इस घर में नवाखाई बनाई जा चुकी है। क्लियर है? तो ये लाल बंगले में अपना हाथ जो है पंजा उस लेप, चावल का लेप लगाकर उसमें लाल बंगले में लगाते हैं। तो ये नवाखाई हो गया। इसके अलावा इन लोग बनाते हैं चौर धोनी या रोटी खानी। ये अघन माह में मनाया जाता है, चौर धोनी या रोटी खानी। इसमें ये क्या करते हैं, चावल को पीसकर एक मोटी रोटी तैयार करते हैं और इसको अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं। आप पीतर के तरीके से बोल सकते हैं, जो पितृपक्ष टाइप का होता है, ये पूर्वजों को समर्पित करते हैं। और जो पूर्वज रहते हैं उन्हें डुमा पीतर कहा जाता है। तो ये मोटी रोटी किसको चढ़ाते हैं, अपने पूर्वजों को चढ़ाते हैं, यानी उनको समर्पित करते हैं। अगला अगर हम इनमें न्याय व्यवस्था का देखें तो न्याय व्यवस्था में इनकी भी जातिगत पंचायत होती है जो इनके पर्सनल मामलों को नियंत्रित करती है। इसमें भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है, यानी जो पंचायत के सदस्य रहते हैं उसमें महिलाएं नहीं हो सकती। और अगर महिलाओं से संबंधित कुछ मुद्दा चल रहा है तब महिलाओं को वहां पर चर्चा के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन सदस्य के रूप में या पटेल के रूप में महिला नहीं हो सकती। इस जाति पंचायत का जो मुखिया होता है उसे पटेल या राजा कहा जाता है, जो कि वंशानुगत होता है उसका पद, यानी एक के बाद एक, यानी उसका बेटा बनेगा, फिर उस बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा। अगर बेटा नहीं हो रहा है तो उसके रिश्तेदार होते हैं, यानी ये भी पद वंशानुगत होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भुंजिया विकास अभिकरण जो है उसकी भी स्थापना की गई है, वो गरियाबंद में है। क्लियर है? तो ये है हमारा भुंजिया जनजाति से रिलेटेड कुछ चीजें जो आपके लिए पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको यहाँ पर हमने कवर किया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।